नमस्ते सेट क्लासेस। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस एनपीओ के प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें हम दो क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आता है ये कुछ वैसे ही क्वेश्चन है। एनपीओ के हमारे पास एग्जाम में दो क्वेश्चन आने वाले हैं, एक तो इस तरह का होगा, दूसरा कौन सा होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहला इलिस्ट्रेशन जो कंप्लीट हम करने वाले हैं दैट इज इलिस्ट्रेशन नंबर 28, पेज नंबर 1.40। हम क्वेश्चन को रीड कैसे करना है पहले ये समझते हैं। हम पढ़ते हैं पेपर में जैसा क्वेश्चन आया आपको मिला, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रिपेयर income and expenditure account for the year ended 31st March 20 and the balance sheet as at that date। हमें दो चीजें बनानी है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। हमने नीचे देखा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, हमने कुछ नहीं पढ़ा इसमें। नीचे देखते हैं एडजस्टमेंट्स। सबसे पहली एडजस्टमेंट दी हुई है मुझे बुक्स के बारे में और फर्नीचर के बारे में, राइट? मिल गई। मैंने नहीं पढ़ी क्या है एडजस्टमेंट, सिर्फ देखा किसके बारे में है, बुक्स और फर्नीचर। उन दोनों के आगे पॉइंट लगा लो। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड बुक्स लिखा है, देखो फर्नीचर कहीं पे नहीं गिवन है, तो फर्नीचर की कोई एडजस्टमेंट वो मतलब ट्रीटमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट है सिर्फ। क्लियर? आगे चलते हैं। दूसरी एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है रिसिप्ट साइड में, थर्ड ट्रांजेक्शन वहां पे लगा लेंगे आप पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज अबाउट रेंट। रेंट देखो कहां है, पेमेंट साइड में सबसे पहली ट्रांजैक्शन, ठीक है, वहां पे आपने पॉइंट लगा लिया। पेमेंट साइड में सबसे पहला से मिल गया तीनों ट्रांजैक्शन। फोर्थ फिर से फर्नीचर और बुक्स की है, तो बुक्स के आगे हम लगा चुके हैं और फर्नीचर की और कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। क्लियर हो गई बात? एडजस्टमेंट पढ़ ली। मुझे क्या बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। देखो बेटा फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूं। सिमर ये विजिबल यहां तक है ना बेटा? ये पूरा विजिबल है, चेक करो। लाइन पूरी विजिबल है? वो वाली लाइन यहां तक है ना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, एज ऑन या एज एट 31st मार्च 2020। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। बेटा शॉर्ट फॉर्म आप नहीं लिखेंगे एग्जाम में। दूसरा हमारा बनना है बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2000। liabilities amount, assets amount। अब ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे इसको। जब हम एनपीओ का एक क्वेश्चन करेंगे और हमारे को ये दो चीजें बनानी होंगी, तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चेक करना है ये पूरे क्वेश्चन में कहीं पे कैपिटल फंड गिवन है क्या। चेक करो एक बार। कैपिटल फंड क्यों सर्च कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। आपको पता है बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो होती है दैट इज कैपिटल फंड, यानी कि हमने ओनर ने कितना पैसा लगाया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जब ऐसा होता है तो हमें एक और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2019, यानी कि जो हमने ओरिजिनल क्वेश्चन बनानी है उससे एक साल पहले की, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का मेरा मोटिव क्या है, सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं इससे कैपिटल फंड कैलकुलेट कर सकूं, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन नहीं है, तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी बच्चे को? अगर कैपिटल फंड गिवन होता मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी। तो ये मेरे से डिमांड तो ये है, तो ये क्या हो गया मेरा वर्किंग नोट।
क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन को सीक्वेंशियली फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट रीड करेंगे और प्लेस करते जाएंगे हर एक चीज को। सबसे पहले दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा ये ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग है? ओपनिंग, साल की शुरुआत का है, तभी तो ब्रॉट डाउन है। कैश इन हैंड, ये एसेट होता है ना? हाँ जी, कैश इन हैंड तो एसेट है। कौन सी बैलेंस शीट में लिखूं, इसमें या उसमें? कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग है या ओपनिंग है? तो कौन सी बैलेंस शीट में जाना चाहिए? ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूं यहाँ पे। कैश इन हैंड कितना है? 141 300। आगे चलते हैं, क्या लिखा है नेक्स्ट? एंट्रेंस फीस, इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नॉर्मल इनकम मानते हैं हम। यहां लिखते हैं बाय एंट्रेंस फी कितनी है? 55,200। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा है हमारे को? सब्सक्रिप्शन 2,20,000। एडजस्टमेंट है इसके बारे में? यस। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, कितनी एडजस्टमेंट क्या है? 2,20,000। एडजस्टमेंट है ना, वैल्यू इनर कॉलम में लिख दी मैंने कि एडजस्टमेंट करके एक ही बार वैल्यू बाहर लिखेंगे। पढ़ते हैं क्या लिखा है। ये 220 बेटा रिसिप्ट पेमेंट में होने का मतलब क्या है कि इसमें पिछला और अगला सारा है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो सारी ट्रांजैक्शन लिखता है, अगली पिछली सब होते हैं इसमें, हमने पढ़ा था इसको। तो देखो क्या लिखा है नीचे, एडजस्टमेंट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1 अप्रैल 2019। अच्छा बेटा, किसी बच्चे को अगर इसमें डाउट लग रहा है तो आप एक काम करें, हम जैसे नॉर्मल करते थे, वर्किंग नोट 2 बनाना। 1920 ईयर चल रहा है आपका, सब्सक्रिप्शन में कितना मिला? 220 में कितना पिछला है कितना अगला है हमें नहीं बताया हुआ, नहीं बताया हुआ। तो करंट ईयर कैसे करंट ईयर का आया बेटा? अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट है, इसका मतलब अगला पिछला सारा है इसमें। तो इसमें मुझे बताया भी नहीं कि इस साल का कितना है, तो मुझे अगली पिछली जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी सारी करनी पड़ेंगी। अगर ये करंट ईयर का मिल जाता मुझे तो मैं सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की एडजस्टमेंट करता इसमें। अब मेरे को एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 18,000 was due by way of subscription in arrear on 1 April 19 worth 6,000। यानी कि साल की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग कितना था? 6,000। और एड 7,000 on 31st March 20। साल के आखिरी में आउटस्टैंडिंग कितना था? 7,000। अब बताओ मुझे क्या ये सोचना है कि सर ये पिछले साल का है, ये मेरे पास टोटल है, तो इसका मतलब मुझे ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? और अगर ये इस साल का दिया होता तो फिर मैं पिछले साल की एडजस्टमेंट इसमें ना करता। समझ आ गई बात? तो हमारी कॉन्सेप्ट वही चलेंगे, साल की शुरुआत का आउटस्टैंडिंग है माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना, और प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 7,000, 2,21,000। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, जितनी भी एडजस्टमेंट हम लिखेंगे उसके दो इफेक्ट आएंगे। हमने 11th के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समझा था, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग डुअल एंट्री सिस्टम पे चलती है, तो हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट आने वाले हैं? दो इफेक्ट। सिर्फ एडजस्टमेंट की बोल रहा हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की किसी भी ट्रांजेक्शन के दो नहीं होंगे, इसके एडजस्टमेंट। तो आउटस्टैंडिंग एक बार तो यहां आ गया। अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। सोचना, सब्सक्रिप्शन यानी कि मेरी इनकम है, कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है यानी कि लेने लायक हो गई पर मिली नहीं, तो हमारे लिए एसेट है लायबिलिटी है? एसेट है। कोई इनकम लेने लायक हो गई पर मिली नहीं, आप आउटस्टैंडिंग वर्ड पे सोच के दिमाग खराब कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, पागल नहीं है। सोचो किस चीज का आउटस्टैंडिंग है? इनकम आउटस्टैंडिंग। कोई इनकम लेने वाली हो गई है, मिली नहीं है, तो वो एसेट बनता है। तो बैलेंस शीट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में। शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना बस आप लोग। क्लियर? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया।
क्या बेटा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग की शॉर्ट फॉर्म बनाइए O/S है ये। ये लिख सकते हैं पूरा? नहीं लिखना बेटा, आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन की कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है और जनरल है मतलब रूटीन की डोनेशन है, तो नॉर्मल इनकम बाय जनरल डोनेशन कितना आएगा? 5,000। 56,100 बेटा इंग्लिश में बोल लो। 56,100। नेक्स्ट लीगेसी डोनेशन। बेटा इसके भी लिए भी कोई काम नहीं बताया हुआ, ये स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि इसके आगे वर्ड फंड यूज नहीं है और ना ही कोई काम बताया हुआ, तो इसको भी हम जनरली मानेंगे। ठीक है, या तो फंड होंगे या कोई डोनेशन का स्पेसिफिक रीजन दिया जाएगा, तब हम उसको स्पेसिफिक मानने वाले हैं। तो बाय लीगेसी डोनेशन कितना है? 50,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट, ये भी नॉर्मल इनकम है। बाय इंटरेस्ट कितना है? 4,100। नेक्स्ट सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम। कल्चरल प्रोग्राम से आपने पैसा कमाया, सरप्लस है ना, तो इनकम हो जाएगी बाय सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम कितना है? 8,200 क्यों बोल रहे हो भाई? नेक्स्ट हम चलते हैं पेमेंट साइड में। हमें सबसे पहली ट्रांजैक्शन दी हुई है रेंट एंड टैक्सेस। एडजस्टमेंट है इसके बारे में, तो हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर में टू रेंट एंड टैक्सेस कितना है? 86,100। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या गिवन है मुझे? एडजस्टमेंट नंबर 3। 18,000 was due। ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग। was due by way of rent in the beginning as well as at the end। साल के शुरुआत में भी आउटस्टैंडिंग है, साल के आखिरी में भी आउटस्टैंडिंग है। साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग होने का मतलब सोच लो यहीं से, वो पिछले साल का होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और साल के आखिरी में जो आउटस्टैंडिंग होगा वो इस साल का होगा, तो 18 प्लस और 18 ही माइनस। अब बच्चा कहता है सर एडजस्टमेंट नहीं करें, इससे अच्छा बेटा करके दिखानी होगी आपको, इसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट है तो इसका दूसरा इफेक्ट भी आएगा। अब सोचते हैं, ये एक्सपेंडिचर है, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, ये तो पक्का है। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग होने का मतलब क्या है कि लायबिलिटी है वो हमारी, कोई खर्चा देने लायक हो गया पर दिया नहीं, तो आउटस्टैंडिंग रेंट, यहां तो कैपिटल फंड लिख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? ये क्लोजिंग बताओ मुझे। 80, अच्छा दोनों सेम ही है, 18,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000। हाँ जी बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहाँ पे? यस, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं। सैलरी एक नॉर्मल खर्चा है, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दी इसके बारे में? नहीं। हम लिखेंगे टू सैलरीज कितनी दी हुई है बेटा? 109,000। आगे चलते हैं, बताओ। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी नॉर्मल खर्चा है, 6,200। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस टू जनरल एक्सपेंसेस 12,500। नेक्स्ट बुक्स। चलो बेटा एक मिनट, बुक्स हमारे लिए खर्चा है या एसेट है? मैंने आपको पहले ही बताया बुक्स जो है हमारे लिए एसेट है। कितना दिया हुआ है पेमेंट साइड में? 31,000 पेमेंट साइड में बुक्स दी हुई है। नीचे चेक करो, एडजस्टमेंट थी इसके बारे में, 2 है। पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखी है? इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब हैड बुक्स ऑफ ₹3 लाख। साल के शुरुआत में हमारे पास बुक्स थी 3 लाख की, साल के शुरुआत में, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में तो बुक्स आनी चाहिए कितने की? कोई प्रॉब्लम? जो बुक्स मेरे पास साल के शुरुआत में थी
वही बुक साल के आखिरी में भी होंगी या नहीं होंगे? इसमें कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगी और एक बार 3 लाख तो आएंगी, ठीक है। और वैसे भी सर एडजस्टमेंट है, 2 जगह तो आएगी ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब उन्होंने पेमेंट साइड लिखा है बुक्स। पेमेंट का मतलब बुक्स के लिए पैसे दिए, यानी कि बुक्स खरीदी भी होंगी। भाई पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बुक्स ली होंगी ना हमने। तो यहाँ पे कर रहा हूं मैं ऐड परचेज, कितने की करी? 31,000। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब ये तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में है ना, तो इसको तो 2 जगह नहीं लिख सकता। समझ आ गई बात जी। आगे चलते हैं, एक और एडजस्टमेंट है बुक्स के बारे में लास्ट में। राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 फ्रॉम, यानी कि बुक्स की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगा है। राइट ऑफ मतलब उसकी वैल्यू कम हुई है, तो यहां से माइनस हो जाएगा, माइनस डेप 30,000, 3,01,200। कोई प्रॉब्लम बेटा? डेप्रिसिएशन एक एडजस्टमेंट है, इसको हम कहां लिखेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर में 2, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। कितना डेप लगा? और बेटा अगर आप 11th की बात को याद करेंगे, जो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होती थी, एक तो एसेट में से माइनस होती थी और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाती थी। वही तो किया, लॉस ही तो, खर्चा ही तो बुक किया हमने, एसेट में से माइनस कर दिया और वहां पे उसे पीएनएल की बजाय किस में आ जाएंगी अब ये? इनकम, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस तो बनता ही नहीं है ना, इसमें तो सारे खर्चे इनकम एक्सपेंडिचर में जाते हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, आगे चलते हैं। बुक्स के बाद हम साथ ही खत्म कर लेते हैं काम फर्नीचर का, क्योंकि फर्नीचर के बारे में कोई पॉइंट तो गिवन है नहीं, वरना ये एडजस्टमेंट छूट जाएगी। अब ये जो हमारा है फर्नीचर, इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 58। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब हैड फर्नीचर ऑफ रुपीज 58,000, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा फर्नीचर कितने का? 58,000। कोई प्रॉब्लम? हाँ जी। अब इसके बाद हमें इसकी कोई पेमेंट या रिसिप्ट नहीं दी हुई फर्नीचर की, ना तो बेचा ना ही खरीदा, एज इट इज पूरा फर्नीचर यहां आ जाएगा। कितना? 58, लेकिन उसमें बता दिया कि उसकी वैल्यू राइट ऑफ हो रही है, यानी कि डेप लग रहा है उसके ऊपर भी, कितने का? इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 53,000। कोई प्रॉब्लम? आगे चले। हाँ जी, यही उसमें नहीं आएगा, डेप आएगा कि नहीं आएगा? चलो, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000। हाँ जी, आप बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? मैंने अभी कहा कोई पॉइंट नया नहीं मिलेगा, बट द क्वेश्चन नीड्स प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको पोस्टिंग समझ आती चली जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स। बेटा इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है, उससे पहले सॉरी एक ऑफिस एक्सपेंस मिस हो गया मेरे से। बुक्स के बाद ऑफिस एक्सपेंस, ये हमारा नॉर्मल खर्चा है, यहाँ पे आ जाएगा 2 ऑफिस एक्सपेंस। कितना है? 45,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट एसेट है, इसकी ओपनिंग वैल्यू दी हुई है हमें क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट में कहीं पेमेंट साइड लिखा है, इसका मतलब ये इस साल पेमेंट करी है ना, तभी तो इस रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ रहा है, और इस साल पेमेंट करी है, यानी कि इस साल की इन्वेस्टमेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट में आने वाली है इन्वेस्टमेंट। कितनी? बोलो। समझ आया ओपनिंग में क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरे को इसकी ओपनिंग वैल्यू नहीं दी हुई क्वेश्चन में। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होता है वो इस साल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है आपकी, पिछले की भी करेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक एसेट है। अगर एसेट खरीदा होता, पिछले साल होता, तो जैसे बुक्स और फर्नीचर की ओपनिंग वैल्यू दी है, तो इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू भी दी होती ना। इस साल की पेमेंट में लिखने का मतलब क्या है कि इस साल खरीदी है। समझ गए बात? क्लियर? आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद दिया है मुझे बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा? ऑब्वियसली क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्या दिया हुआ है? कैश इन हैंड, दोनों दिए हुए हैं। कितना कितना है बताओ? 43,000 कंप्लीट, 61,900 रुपीज। सारी पोस्टिंग हो गई।
अब हम क्वेश्चन को कैसे एंड अप करना है वो समझते हैं। सबसे पहले नॉर्मली जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते थे, डेबिट और क्रेडिट का दोनों का रफ टोटल कर लेना, ठीक है। इधर ज्यादा आने वाला है, कितना आएगा चेक कर लें एक बार बुक से ही, 3,94,600। इस टोटल में से इधर का माइनस करेंगे, अगर इधर कम है तो आता है सरप्लस, और अगर उधर कम होता तो आता डेफिसिट, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं निकाल सकता ना, एनपीओ है, तो ये सरप्लस और डेफिसिट निकालता है। इधर प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट की बजाय वर्ड यूज होगा सरप्लस, और इधर लॉस आता था उसकी जगह यूज होगा डेफिसिट। समझ आ गई बात? कितना डेफिसिट है, वो सरप्लस है, चेक करके बेटा एक बच्चा बोलो 1,08,000, ठीक है। अब इसके बाद हम इस बैलेंस शीट को एंड अप नहीं करेंगे, पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट को खत्म करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट का आप इस साइड का टोटल करें, कितना टोटल आ रहा है चेक करके बताएं। 5,05,300। इसमें से जब हमने ये माइनस किया तो यहाँ पे आ गया कैपिटल फंड। कितना आया कैपिटल फंड? 487,300, ठीक है बेटा। अब ये मेरा है बैलेंसिंग फिगर, ये कैपिटल फंड मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, कैपिटल फंड 487,300, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, ये जो प्रॉफिट आया था सरप्लस, ये ओनर को मिलता है, यानी कि कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा। जैसे हम पहले भी करते थे कि अगर प्रॉफिट है तो प्लस, और अगर डेफिसिट होता तो माइनस हो जाता। 1,00,800 कितना आ रहा है ये? 588, और आप इसका टोटल करेंगे तो आपकी जो बैलेंस शीट है वो ये वाली बैलेंस शीट है, कितनी आ रही है? 6,06,000। समझ आ गई बात? दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन जो हमें पूरा एक बार में सॉल्व करना पड़ेगा।